नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए वीडियो सीरीज जो हम देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, तो इन तीनों का निर्माण जो है किससे संबंधित है या किसने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये तीनों मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसी टाइम पीरियड के बिल्डअप हुए हैं। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मिलेगा आपको, और अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक ये भी मॉस्क ही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला है अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हज़ार सितून का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ये जो तीनों मॉन्यूमेंट्स हैं, अलाई दरवाज़ा जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कॉम्प्लेक्स कुतुब मीनार के अंदर है, वहीं पे ये भी स्थित है। सीरी का किला भी बनवाया था यहाँ पे, और हज़ार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, हज़ार सितून को कभी कभी जो है 1000 खंभों का महल भी कहा जाता है, द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। ठीक है, तो तीनों स्ट्रक्चर हमारे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है सल्तनत कालीन प्रमुख करों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, टैक्सेस के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ज़कात है ना, गृह कर लिखा है हाउस टैक्स, तो ये गलत है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे जो है ये यहाँ पे ज़कात कर जो लगाया जाता था एक तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स होता था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, इसको चूज़ करेंगे हम। मुगल काल के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स लिखे हैं और उनसे संबंधित कौन या क्या डिपार्टमेंट वो होता था वो लिखा हुआ है। तो इसमें सुमेलित नहीं वाला देखेंगे तो दीवान ए इस्तिहाक जो है, ठीक है, ये यहाँ पे संबंधित था फिरोज शाह तुगलक से, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन होता था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है इनकरेक्ट होगा, बाकी के सब ठीक है, इसको देख लीजिए। अगला, मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीर बख्शी के लिए जो वन अधीक्षक लिखा है ये गलत है। मीर बख्शी जो हेड ऑफ मिलिट्री जो होती थी, ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हेड होता था। ठीक, और बाकी के यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसको चूज़ करेंगे हम, बी ऑप्शन। अब निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये फिर से बताइए। तो यहाँ पे कुछ लेख हैं और उनसे संबंधित कौन सा मुगल शासक है ना, ये लिखा हुआ है या किसने उसको लिखा है ये बताना है आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गलत वाला देखें तो जो शाहजहाँनामा के लिए दारा शिकोह लिखा है ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, शाहजहाँनामा को जो है इनायत खान ने लिखा था। शाहजहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें हैं उसका मेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको चूज़ करेंगे हम, डी ऑप्शन। मुग़ल शासकों के मकबरे के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बाबर का जो मकबरा है काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का औरंगाबाद दिया है, ये गलत है। ये है हमारा कहाँ पे, आगरा के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ से ये सुमेलित नहीं है, इसको चूज़ करेंगे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर डी ऑप्शन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में लिखा है 1893। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन ईयर है 1897। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ विद्रोह लिखे हैं हमारे जो कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पीरियड से संबंधित, और उनसे संबंधित जो उसके लीडर थे वो लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें मुंडा विद्रोह जो लिखा है, ठीक है, इससे संबंधित है हमारे जो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, ये इन्होंने इसको लीड किया था, और ये 1899 से 1900 के जो टाइम पीरियड में है ना, इधर साउदर्न रांची के रीजन में हुआ था। ठीक, तो इसमें से ये सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे।
अब फिर से बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अखिल भारतीय किसान सभा 1925 लिखा है, ठीक है। तो ये 1936 में फाउंड हुआ था लखनऊ में, ठीक है। जो स्वामी सहजानंद थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, इसको भी ध्यान रखें। डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो फिर देखें अगर यहाँ पे तो हार्टोग समिति जो है 1935 यहाँ पे लिखा है, ये गलत है। 1929 में जो है इस कमेटी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फिलिप जोसेफ हार्टोग थे उनकी अध्यक्षता में, और इसका जो उस टाइम पे जो कह लीजिए मकसद था इस कमेटी को फॉर्म करना, ये था कि जो उस टाइम पे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन थी इंडिया में, ठीक है, उसका सर्वे करना। जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1928 के आसपास जो हमारी नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद, तो यहाँ पे मुस्लिम्स के राइट्स के सेफ गार्ड के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक 14 पॉइंट चार्टर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और इसको अगर हम देखेंगे इन पर्टिकुलर जो ईयर देखें यहाँ पे, तो सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मार्च 1929 में, ठीक है। तो वहाँ पे इसको इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था। तो हम ऑप्शन ए जो है इसको मार्क करेंगे यहाँ पे। अगला है खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो गेहूं और मटर है ये हमारी रबी क्रॉप्स हैं, और सिर्फ जो कॉटन है ये खरीफ की क्रॉप होगी। तो इसमें सी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, इनको रिमूव करना है उनके ऑफिस या पोस्ट से। तो ऐसा एक प्रपोजल जो है सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, जो उस हाउस की उस समय की जो मेंबरशिप है उनके इफेक्टिव मेजॉरिटी से उसको पास किया जाएगा, और लोकसभा के द्वारा भी इसको पास किया जाएगा। तो उनको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कह लीजिए प्रपोजल दिया जाएगा तो उससे पहले एक 14 डेज़ का नोटिस भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ राज्यसभा में ये प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। अगला है संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट बना था हमारा 1985 में, ठीक। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ लोकसभा के, ठीक है। और ये प्रोविज़न अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको ए ऑप्शन करेक्ट है। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो थी, ठीक, वायसराय की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अगर इसमें बात करें कि प्रेसिडेंट कौन था, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो उस टाइम के ये थे वेवेल, है ना। तो ये रहे थे फरवरी 1947 तक, उसके बाद माउंट बैटन रहे थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला है कि यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी स्टेट में कोई पंचायत है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाती है किसी कारणवश, तो अगले जो इलेक्शंस हैं वो विद इन 6 मंथ्स ऐसे पंचायत के हो जाने चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द यूनियन बजट एंड प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी एस्टिमेट कमेटी है इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसमें निहित है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको इंक्रीज़ करना है, तो ऐसी पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जैसे अभी हाल ही में पिछले वर्ष 3 जजेस जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 34 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इससे पहले जो थे वो 31 थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किसका स्थान लेने के लिए की है, ठीक है। तो नीति आयोग जो हमारा गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसको जब सेटअप किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, और इसने स्थान लिया था जो हमारा अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, ठीक है, इसका योजना आयोग का। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है? तो फंडामेंटल राइट्स को जो मान लीजिए वायलेशन होता है उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और इन्हीं सब प्रावधानों के चलते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसको जाना जाता है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, ठीक है। तो डी ऑप्शन हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखा करिए आप लोग कि अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस में फैक्ट्स आपको कम बताए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन कम किया जाता है, तो टाइम लिमिट्स कुछ होती हैं हमारे पास, तो आप उन क्वेश्चंस के बारे में जो अभी प्रावधान आपके नोट्स में या बुक्स में दिए हैं रिवाइज़ कर लिया करिए, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अगला है कि रामलिंगेश्वर पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन है उड़ीसा में। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। निम्न में से सबसे बाद में स्थापना किसकी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हम अगर देखें तो इसकी स्थापना का वर्ष है 1920, ठीक है। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU, ये 1916 है इसका, ठीक। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, इसको भी फाउंड किया गया था 1920 में। और काशी विद्यापीठ जो बनारस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी स्थापना का वर्ष हमारा है 1921, ठीक है। इसको शुरू में जो है काशी विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता था, तो इस हिसाब से सबसे बाद में अगर हम देखें तो इसकी ही स्थापना है। डी ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। अगला है किसकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ठीक है। तो मगध रीजन में अगर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकली नंद डायनेस्टी के बाद जो है यहाँ पे मौर्य वंश आता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बराबर केव्स हैं बिहार के रीजन में, ठीक है, तो इसको एज अ शेल्टर हाउस यूज़ किया गया था आजीविकाओं के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास वेदों की संख्या 4 है, तो अथर्ववेद को छोड़ के जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इन तीनों को सामूहिक रूप से यहाँ पे वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सक्षम अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है, ठीक है। तो एक यहाँ पे कैंपेन चलाया गया था, ठीक है, सक्षम नाम से, ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन है। इसका जो एम था तो फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस करना और एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स होते हैं फ्यूल वगैरह के, उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड करना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा पेट्रोलियम है, ठीक है, इनका ये इनिशिएटिव था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ आइडियल वर्शिप जो है जैन रिलीजन में अगर हम बात करें तो इसका जो हमें ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन एक मिला है, इसमें जो कलिंग का शासक खारवेल है, ठीक है, तो उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, जिसमें लगभग इनके खारवेल के शासन के 12वें वर्ष से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट रिलीजन में जो बौद्ध भिक्षु बनते हैं लोग, ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु बनने के क्रम में कई सारे जैसे फेजेस हैं इसके भी, ठीक है। तो इसमें जो एक तरीके से समझिए कि अंतिम अवस्था होती है, ठीक है, जो उनकी एक बौद्ध भिक्षु बनने की गतिविधि में सबसे आखिरी शिक्षा जो वो ग्रहण करते हैं, तो उस अवस्था में पहुंचने पर जो है ये इसको उपसंपदा कहा जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा एक बार डिटेल में भी पढ़िएगा। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है, ठीक है। तो ये एक कह लीजिए कि यात्रा वृत्तांत से इंस्पायर होकर एक तरीके की बुक लिखी गई, ठीक है।
ग्रीक लैंग्वेज में, एक विलियम शॉफ करके कोई व्यक्ति जो था उसके द्वारा। और इसमें जो है जो रोमन एम्पायर्स हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित वहाँ का जो नेविगेशन और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ रही उनकी इंडिया के रीजन तक में, तो इधर रेड सी से होते हुए फिर इधर इंडिया का और जो इधर अरब सी वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ तक कि कुछ इसमें जो वर्णन है इसको मेंशन किया गया है, ठीक। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा ये करेक्ट होगा। अगला है देवदासी प्रथा किस काल में आम थी, ठीक है, कि एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी देवदासी। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि एक संस्कृत टर्म है ये, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक। तो ऐसे प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट थी साउथ इंडियन पार्ट में, स्पेशली जो विजयनगर काल रहा, ठीक है, यहाँ पे। तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। अगला है पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो यूरोपियन के जो आगमन हुआ भारत में, तो जब फ्रेंच आए तो इनकी जो पहली एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो कंपनी की स्थापना की गई वो यहाँ पे लगाया गया इसको सूरत में, ठीक है, 1667, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये चूज़ करेंगे हम। उसके बाद जो सेकंड है ये 1668 में मसूलीपट्टनम था, इसको भी ध्यान रखें। निम्न में से वृक्ष और उनके प्राप्ति क्षेत्र की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे कुछ जो वृक्ष लिखे हैं और इनसे संबंधित जो हमारे उनके रीजन है भारत के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हमारा है ये सही नहीं है। देवदार के जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो ये स्पेशली हिमालयन रेंजेस में पाए जाते हैं। इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल नेपाल के रीजन से होते हुए जो हिंदकुश माउंटेन का एरिया है अफगानिस्तान का, तो इस बेल्ट में ये काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। मध्य गंगा मैदान नहीं होगा, बाकी के सब ठीक हैं। तो हम ए ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, ठीक है। तो हम कोल के टाइप्स में अगर देखें तो जो हमारा एंथ्रासाइट है, ठीक है, इसमें वेरी कह लीजिए लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में जो है कार्बन कंटेंट होता है, और सबसे कह लीजिए हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इसको माना जाता है। कभी कभी इसको रेफ़र करते हैं हार्ड कोल के नाम से भी, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो है ये डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में यहाँ पे कानपुर में, और सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे फाउंडर मेंबर्स रहे हमारे इस संस्थान के। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है इसको हम चूज़ करेंगे। निम्न में से सीमेंट उत्पादन कारखाने और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो अगर इस क्रम में हम देखें तो डालमिया नगर जो असम दे रखा है ये गलत है, ठीक। डालमिया नगर एक सीमेंट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन साइट है रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसको हम चूज़ करेंगे बी ऑप्शन। अगला है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है, इतिहास में आपने पढ़ाई होगा इसके बारे में, तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में यानी ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो कुरुंग कुमे ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया ग्रोथ रेट लगभग 111% के आसपास का रहा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है ये मिल्क से, तो इस प्रक्रिया में जो यहाँ पे एसिड फॉर्म होता है इसका नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सा परिभाषा है हमारा सब्लिमेशन का यानी ऊर्ध्वपतन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कपूर यूज़ करते हैं पूजा में, ठीक है, उसका एग्जांपल ले लीजिए, उसको आप हल्का सा गर्म करेंगे तो वो ऐसे वेपराइज हो जाता है, ठीक। तो ये सब्लिमेशन के कारण ही होता है। अगला है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा ऐसे में, ठीक है। तो लिटमस पेपर अगर होता है, आप अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, है ना,
तो एसिडिक सॉल्यूशन वो होगा जिनका की pH वैल्यू 7 से कम होगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो उसका कलर जो है रेड हो जाएगा, ठीक। और अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई बेसिक यानी कि क्षारीय विलयन है तो उसमें आप लाल लिटमस को डालेंगे तो वो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है इसको चूज़ करेंगे। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।